नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि और गौरव भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में मॉनसून आफत बनकर टूटा है। आज से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें हैं। मानसून के जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बरसात आफत बन गई है। लोगों को भूस्खलन का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक पहाड़ और मैदानी भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल 2 दिन अच्छी बारिश है, पूरे प्रदेश में ही है, ठीक ठाक बारिश है। और हैवी वेरी हैवी जैसे उन्होंने बोला कि कुछ जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें रेड रखा है, कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं, तो जल भराव या जल स्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, वनरेबल जगहों में हैं, उनको बहुत वॉचफुल रहना है और एकदम नज़दीक है तो वहाँ से हटना चाहिए। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, चंपावत और ऊधम सिंहनगर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन, SDRF और स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपदा कंट्रोल रूम से हालात पर 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। रुद्रप्रयाग से 2 छात्रों की तस्वीर सामने आई जो जान जोखिम में डालकर परीक्षा देने जा रहे थे। पानी के तेज बहाव के बीच 2 छात्र खड़े हैं, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच देखिए, ये अपना हेलमेट दूसरे साथी को पकड़ाते हैं और जोर लगाकर दूसरी चट्टान पर छलांग लगाते हैं। यही तरीका दूसरा साथी भी अपनाता है और दूसरी चट्टान पर छलांग मारकर आता है। जान जोखिम में डालकर बरसाती नदी को पार करने का ये वीडियो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का है। बताया जाता है कि दोनों छात्र PCS की परीक्षा देने जा रहे थे। इस दौरान मयाली और बधानी ताल मोटर मार्ग पर बरसाती नदी का बहाव तेज हो गया। मुनियाघर और पौंठी के बीच की ये जगह बताई जाती है जहां छात्रों ने अपनी जान की बाजी लगी थी। बताया जाता है कि पानी के तेज बहाव में पुल बह गया था, जिसके बाद परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए इन्होंने खतरा मोल लिया। अब देखिए, ये एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर। मिट्टी और मलबे के साथ तेज रफ्तार से बह रहे पानी की ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं। सड़क पर नदी जैसा नजारा है। ये पानी पूरे शहर में फैल रहा है, जिससे कई जगहों पर आवागमन बाधित हो गया है। रविवार को छुट्टी का दिन था, इसलिए सड़कों पर आवाजाही कम रही। लेकिन तेज बारिश और घरों में पानी आने की वजह से मुसीबत ने पीछा नहीं छोड़ा। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। सोनप्रयाग में कई जगहों पर पहाड़ ढह गए और रास्ते बंद होने से यात्री फंसे हुए। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचाई है। पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की जान आफत में डाल दी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं मकानों पर बोल्डर गिर रहे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग के झकोली विकास खंड दोहज के सिलगढ़ पट्टी के कंडाली गांव में कल देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की घटना सामने आई है। मध्य रात्रि को हुए भूस्खलन से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज हमारे कंडाली गांव में जो सिलगढ़ पट्टी का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर कल मध्य रात्रि में बहुत बड़े बड़े बोल्डर जो लैंडस्लाइड में आए हैं। यहाँ पर हमारे कहीं जो 20-25 परिवार हैं, उनको जो हमारी अनुबस्ती है और यहाँ पर एक दुकान और मकान था, जिसको बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और कल रात्रि से लोग यहाँ दहशत में हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में कल देर रात हुई बारिश के कारण विजयनगर के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर मलबा गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर आने से गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने के बाद से 8 से 9 मजदूर लापता हो गए। SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये तस्वीर उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के सिलाई बैंड इलाके की है। यहाँ बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से सिलाई बैंड इलाके में भारी तबाही मची हुई है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद से 8 से 9 मजदूर लापता हैं। बादल फटने की घटना के बाद SDRF, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। SDRF की टीम ने लापता मजदूरों को ढूंढने जुटी हुई है। यहाँ रह रहे 10 मजदूरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि लापता मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और टेंट लगाकर यहीं पर रह रहे थे। प्रशासन का कहना है कि लापता मजदूरों की तलाश तेज कर दी गई है और स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं मिली है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बादल फटने की वजह से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बैंड के पास 2-3 स्थानों पर रास्ते बंद हैं।
रास्ते को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसडीआरएफ का कहना है कि बहुत जल्द ही रास्ते को खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में भारी बारिश से नुकसान भी हुआ है। घर जमींदोज हो गए हैं, कई घरों में दरारें आ गई हैं। वो कब गिर जाएंगी कोई कुछ नहीं कह सकता। पहाड़ों पर बारिश का ये कहर है। बंजारावाला कारगी ग्रांट इलाके में नदी किनारे बस्ती के 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गनीमत रही कि घर में रहने वाले सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया था। उत्तराखंड के कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए, एक पुल के नीचे झांकती ये तस्वीर। बर्बादी का ये मंजर उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने के बाद सामने आया है। एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस रेस्क्यू में जुटी है। हालांकि अब भी कई लोग फंसे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात पर नजर रख रहा है। बारिश की वजह से हालात इस कदर खराब हुए कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक दिन के लिए 4 धाम की यात्रा रोकनी पड़ी। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया। इस बीच देख सकते हैं कि कई जगहों पर सड़क किनारे भूस्खलन की वजह से मलबा आ गिरा। इधर कोटद्वार से श्रीनगर जाने वाले NH 119 मार्ग पर गुमखाल के पास भूस्खलन की वजह से बंद हुए मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है। हालात मैदानी इलाकों में भी कुछ ठीक नहीं है। कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। और लैंडस्लाइड की घटनाओं पर एक्शन में आए हैं सीएम धामी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में धामी ने मीटिंग की। सीएम ने सभी जिलों के अफसरों से बात की है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है उन्होंने। राज्य की बंद सड़कों को जल्द खोलने के भी निर्देश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले 4 धाम यात्रा को रोक दिया है। और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या ख़राब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। दरअसल पूरे देश में मॉनसून इस बार 9 दिन पहले आया है। देश में मॉनसून की संभावित तारीख 8 जुलाई होती है, लेकिन इस बार पहले ही मॉनसून आ गया। क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक, आइए सुनते हैं। कि सर इस बार देश में 9 दिन पहले मॉनसून आया है, क्या वजह और अभी फिलहाल देश में कहां बादल हैं, क्या स्थिति है? देखिए, अगर आप अभी का जो करंट सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि पूरा आपका ऑलमोस्ट भारत के ज़्यादातर हिस्सों में क्लाउड भरा हुआ है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ज्वाइनिंग उड़ीसा, झारखंड में क्लाउड है। उसका रीज़न ये है, वहाँ एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके अलावा पूरा आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में भी इंटेंस क्लाउड है। वहाँ भी एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है। जो मानसून ट्रफ है थोड़ा नॉर्थ में है। जनरली मानसून ट्रफ हम तब कहते हैं जब पूरा इंडिया मानसून से कवर हो जाता है, अदरवाइज हम उसको ईस्ट वेस्ट ट्रफ कहते हैं। तो इस समय यही लो प्रेशर एरिया, कल तक क्या था, एक गुजरात के ऊपर भी लो प्रेशर एरिया था। ये सारी चीज़ों के कारण क्या था कि मानसून काफ़ी एक्टिव फेज में था, जिसके कारण उसने आज पूरा भारत कवर हो गया है। जिसके लिए आप ये अगर आप फिगर देखेंगे तो आज हमने ऑलमोस्ट ये देखिए कि पूरा का पूरा हिस्सा में हमने जहाँ तो येलो अलर्ट दिया है। जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमारा रेड अलर्ट है। यूपी के चित्रकूट में मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रामघाट में करीब 100 से ज्यादा दुकानें पानी में डूब गई। तस्वीरें यूपी के चित्रकूट की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर करीब 30 फीट तक बढ़ गया है। इससे रामघाट की दुकानों में पानी घुसना शुरू हो गया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से रामघाट, आरोग्य धाम, स्फटिकशिला और भरत घाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पानी की वजह से कई दुकानदारों आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये पूरा रामघाट क्षेत्र भर जाता है जल से। सब दुकानें यहाँ डूब जाती हैं।
लोग अपना सामान ले जा करके उनके स्थानों में रखते हैं। घाट का जो स्थल है मंदाकिनी स्थल, जिस पर राम घाट में माता मंदाकिनी की आरती होती है, वो स्थल डूब चुका है और काफी सारी दुकानों में, यूपी में और एमपी में काफी सारी दुकानों पर पानी भी पहुंच चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार अनाउंसमेंट कर श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो मंदाकिनी नदी के किनारे न जाएं। जो श्रद्धालु पहले से घाटों पर मौजूद थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर भेज दिया गया है। पुलिस ने रामघाट जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए हैं। नदी के घाट के आसपास एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। और हिमाचल प्रदेश की मंडी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से व्यास नदी उफान पर है। प्रशासन व नगर निगम प्रशासन आपसे अपील करता है कि कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे ना जाए तथा नदी के किनारे रहने वाले लोग सावधान रहें। ये अलर्ट बता रहा है कि किस कदर हिमाचल प्रदेश के मंडी में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ब्यास नदी उफान पर है। कल रात से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। इस बीच देखिए, ये ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर भी पानी से घिर गया है। मौसम विभाग ने बरसात को देखते हुए कहा है कि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच पंडो डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अब तक 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। डैम के 5 गेट खुले हैं। डेहर पावर हाउस में उत्पादन बंद हो गया है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जूनी खड्ड ने भी रौद्र रूप ले लिया है। आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं। लोग 01905 226201, 226202, 226203, 226204 या व्हाट्सएप नंबर 8544771889 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब खबर राजस्थान के सिरोही से, जहां बरसाती नाले में एक बोलेरो गाड़ी फंस गई। कैसे फंसी ये गाड़ी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर राजस्थान के सिरोही की है, जहां भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में बाढ़ आ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बोलेरो कैंपर गाड़ी बरसाती नाले में फंसी हुई है। ये बरसाती नाला पालडीएम थाना क्षेत्र के सरदारपुरा गांव के पास है, जहां बोलेरो कैंपर ड्राइवर नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी गाड़ी बीच मझार में फंस गई। गाड़ी के ऊपर से पानी बहने लगा। गाड़ी पानी में डूबने लगी। गाड़ी को पानी में डूबते देखकर ड्राइवर काफी डर गया। वो गाड़ी की छत पर बैठ गया। अपने आप को बचाने के लिए ड्राइवर ने आवाज लगाना शुरू कर दिया। लोगों से बचाने की गुहार लगाई। ड्राइवर को गाड़ी के छत पर बैठे देखकर कुछ लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। ग्रामीणों ने रस्सी से ड्राइवर को बचाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने गाड़ी डूबने की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गाड़ी को बरसाती नाले से निकालने के लिए मौके पर जेसीबी को भी मंगाया गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ काफी लोग मौजूद हैं और बोलेरो कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और आगरा में मिट्टी की दीवार गिरने से हादसा, 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की हादसे में मौत को लेकर खबर है। हादसे में घायल 6 लोगों का इलाज जारी है। पाइपलाइन की मिट्टी निकालने के दौरान ये हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए कैसे पाइपलाइन की मिट्टी निकालने के दौरान हुए हादसे के बाद स्थानीय लोग जुटे। इस बीच खबर यह है कि 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। आगरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। मिट्टी की दीवार गिरने से ये हादसा हुआ। और पाकिस्तान के कई इलाकों में हो रही बारिश से भारी तबाही मची है। पिछले 2 दिनों से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बारिश से काफी नुकसान हुआ है और 19 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के कई इलाकों में प्री मानसून की भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले 3 दिनों में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में कम से कम 34 लोग मारे गए हैं, जिनमें 16 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब प्रांत तक कुदरत का कहर जारी है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश का प्री मानसून अटैक जारी है। पिछले 3 दिनों में यहां 15 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। प्री मानसून का यह पहला दौर 1 जुलाई तक जारी रहेगा। प्रांत के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का अनुमान है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम में गैर जरूरी यात्रा से बचें। साथ ही जर्जर मकानों में न रहें। बच्चों को नालियों, बिजली के तारों और खंभों से दूर रखें और बाढ़ग्रस्त इलाकों में सावधानी बरतें। चीन में भी भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में जल स्तर काफी बढ़ गया है। क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ से भीषण तबाही का ये वीडियो दक्षिण पश्चिम चीन के गुइजो प्रांत का है, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ जमकर तबाही मचा रही है। बाढ़ की चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है।
बाढ़ की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पानी की वजह से इलाके में इंटरनेट सेवा भी बाधित है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से चीन में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुइजो के रोंगजियांग और कांगजियांग जिलों बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू टीमें लगातार हालात पर काबू पाने में जुटी हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। चीन में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि पानी इमारतों में घुस गया है। इसके अलावा हजारों करोड़ की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। और अमेरिका में भी बाढ़ का कहर जारी है। कैलिफोर्निया में अचानक आई बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ की यह तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया की है, जहां मोंटेरी प्रायद्वीप पर अचानक बाढ़ आने से पूरे शहर पानी में डूबे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा शहर जलमग्न हो गया है। जहां भी देखें सिर्फ पानी पानी है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर भरा हुआ है। गाड़ियां भी यहां बहुत मुश्किल से निकल पा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोंटेरी के पेबल बीच पूरी तरह डूब गया है। यहाँ बने घरों में भी पानी घुसा हुआ है। पानी की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों को यहाँ से निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि अचानक आई बाढ़ से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। घरों में रखे सामान भी खराब हो रहे हैं। लोग प्रशासन ने राहत के लिए गुहार लगा रहे हैं। सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं, अमेरिका के कई शहर बाढ़ से प्रभावित हैं। और बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल गई। 2 पक्षों के बीच विवाद में चली गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। फायरिंग करने वाले अपराधियों की तलाश की जा रही है। रविवार की सुबह सुबह पटना का गौरीचक का इलाका फायरिंग की आवाज से थर्रा गया। ताबड़तोड़ हो रही फायरिंग के बीच लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। घरों से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस फायरिंग में गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला गौरीचक के जुझारपुर गांव का है, जहां 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घायल होने वाले के परिवार ने 5 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। परिवार ने कहा कि बीती रात भी लोगों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की थी। पुलिस फायरिंग करने वाले अपराधियों की तलाश कर रही है। विवाद हो गया और इसी क्रम में विवाद के क्रम में एक पक्ष द्वारा जो है सो गाँव के ही 2 लोगों पे गोली चला दी गई है। एक को पैर में और एक को नाक के पास गोली लगी है और दोनों को अस्पताल भेजा गया अग्रतर इलाज के लिए। दोनों अभी इलाजरत हैं और अभी सुरक्षित। इस संबंध में ही जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई किया जा रहा है। कुछ महीनों पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। खुलेआम फायरिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। विपक्ष ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। और यूपी के बदायूं में एक शख्स को सड़कों पर घसीट कर पीटा गया। मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के बदायूं की हैं। देख सकते हैं कि एक शख्स को लोग बुरी तरह मार रहे हैं। नाई की दुकान से युवक को घसीटकर बाहर निकाला गया और फिर लोग देखिए सड़क किनारे उसे कैसे पटक देते हैं। उसके गिरते ही मुक्कों की बरसात कर दी जाती है। वीडियो में मारपीट के दौरान युवक का गला दबाने की भी कोशिश करते देखा जा सकता है। दूसरा शख्स उसके पैर पकड़कर खींचता रहता है। वो भी बड़ी ही बेरहमी के साथ देखिए इस शख्स के सिर पर अपने पैर से वार करता है। मारपीट होती रहती है, लेकिन इस शख्स को बचाने के लिए कोई नहीं आता। बताया जाता है कि पिट रहा ये शख्स बदायूं में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष चेतेंद्र कुमार यादव है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। मारपीट के बाद देखिए काफी देर बाद कुछ लोग दौड़ते हैं, जिसके बाद बदमाश भाग निकलते हैं और चेतेंद्र की जान बचती है। लहूलुहान चेतेंद्र को पीटने वाले लोग हिस्ट्री शीटर बताए जाते हैं, लेकिन मारपीट क्यों की, कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि पीड़ित बूथ कार्यकर्ता बीजेपी के साथ पिछले 11 साल से जुड़ा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मारपीट का कारण राजनीतिक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जगन्नाथ यात्रा के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में कई लोग घायल हुए। ये तस्वीर कानपुर की है, जहां जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान काफी हंगामा और मारपीट हुई है। यात्रा के दौरान मंडल और एक दूसरे गुट के लोगों ने मारपीट की। रथ यात्रा के दौरान झांकियां निकल रही थीं, तभी 2 गुट गए। दोनों गुटों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस ने सब कुछ शांत कराने की कोशिश की। 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है। एक मंडल जो अपना रथ निकाल रहा था, नवी वक्त मंडल, और दूसरा
आकाश और रजत गुप्ता द्वारा लगाया गया स्वागत हेतु स्टॉल, इनके बीच में विवाद हुआ, कहासुनी हुई और मारपीट में थोड़ी सी चोटें भी लगी है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर इनका उपचार चल रहा है। दरअसल जनरलगंज इलाके से रथ यात्रा में झांकियां निकल रही थीं। इस दौरान वैश्य नवयुवक मंडल के युवक वहां पहुंचे, तभी अचानक कुछ लोग मारपीट करने लगे। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इंदौर से देवास के बीच 32 घंटे तक जाम लगा रहा। ट्रैफिक में फंसने से 3 लोगों की सड़क पर ही मौत हो गई। इंदौर देवास बाईपास पर 32 घंटों लगे जाम को अब खोल दिया गया है। अब आवाजाही शुरू हो गई है। जाम में फंसे लोगों को अब राहत मिल गई है। पुलिस प्रशासन, NHAI के अधिकारी और वॉलंटियर्स को भी जाम खुलवाने में पसीने छूट गए। दरअसल देवास बाईपास पर ब्रिज निर्माण के कारण 32 घंटे तक भयंकर जाम लगा रहा, जिसमें 4000 वाहन फंसे रहे। लेकिन जाम की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, जबकि एक मरीज ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। जाम की वजह से महिलाएं और बच्चे काफी परेशान रहे। ब्रिज निर्माण के लिए मुख्य सड़क बंद कर दी गई थी। ट्रैफिक को टूटी हुई सर्विस लेन पर मोड़ने से ये स्थिति पैदा हुई। जो भारी वाहन है केवल उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। 50-60 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रूट रहेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा रोड है, इसलिए वो बहुत ही सहूलियत से उधर से निकल जाएंगे। इसके अलावा जो इंदौर से जनरेट होने वाले भारी वाहन हैं, उनको भी आज से जो डबल चौकी वाला रूट है उसको देवगुराड़िया से डाइवर्ट किया जा रहा है। बंगलिया वाली रोड पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बढ़ा बाईपास पे, और जितना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का उतना NHAI के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। और पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट खेलते वक्त एक खिलाड़ी को हार्ट अटैक आ गया। मौत से पहले उसने अपनी जिंदगी का आखिरी छक्का लगाया। हरजीत सिंह नाम के खिलाड़ी की मौत की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। क्रिकेट के पिच पर अफरा तफरी मची है। यहाँ एक खिलाड़ी को हार्ट अटैक आया है। तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर स्थित गुरु हर सहाय की हैं, जहां हरजीत सिंह नाम के शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब देखिए हार्ट अटैक से पहले की तस्वीर। सुबह के वक्त हरजीत सिंह क्रिकेट खेल रहा था। हरजीत 49 रन बना चुका था और इस बीच वो अगली बॉल पर छक्का लगाता है। छक्का लगाने के बाद खुशी का इजहार करने वो साथी खिलाड़ी की तरफ बढ़ता और 4 कदम चलने बाद वो बैठ जाता है। उसका साथी भी बैठ जाता है। इसी बीच हरजीत सिंह बैठे बैठे जमीन पर गिर जाता है और फिर खिलाड़ियों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। हरजीत को साथ तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन हरजीत को नहीं बचाया जा सका। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि हरजीत की जिंदगी का वो आखिरी छक्का था। बताया जाता है कि हरजीत सिंह पेशे से कारपेंटर था और अच्छा क्रिकेटर भी। हरजीत की शादी 8 साल पहले हुई थी। 8 साल के एक बच्चे का वो पिता था। हरजीत की मौत से परिजन सदमे में है। हरजीत के दोस्तों का कहना है कि वो पूरी तरह स्वस्थ था, बावजूद इसके हार्ट अटैक कैसा आया वो खुद हैरान है। यूपी के कुशीनगर में एक महिला ने धर्म बदलकर युवक को शादी के लिए जाल में फंसाया। आरोपी महिला ने साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस युवती पर एक शख्स की हत्या का आरोप है। आरोप के मुताबिक युवती का नाम साहिबा बानो है। साहिबा बानो ने खुशी तिवारी बनकर पहले एक ब्राह्मण युवक को शादी के लिए जाल में फंसाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के इंद्र कुमार तिवारी को शादी के लिए कुशीनगर बुलाया, फिर उसे लूटपाट की और सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हाटा कोतवाली क्षेत्र के मजना नाले में मिले अज्ञात शव की शिनाख्त के बाद ये खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। इंद्र तिवारी को गोरखपुर बुलाया, जहां की ये मूलतः रहने वाली है, कि हम आपसे शादी करेंगे, आप ही के जाति के हैं, धर्म के हैं, ये बोल के उसने यहाँ पे बुलाया था। इसके साथ अन्य भी जो लोग हैं उसको हमारी टीम ने जीरो डाउन कर दिया है और कई इंपॉर्टेंट जो क्लू है हमारे हाथ में लग गए हैं। परिजनों का कहना है कि युवक गोरखपुर की खुशी तिवारी से शादी करने की बात कहे घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। आरोपी युवती ने एक कथावाचक के कार्यक्रम में शादी के लिए प्रश्न उत्तर को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर मृतक को निशाना बनाया था। और शेफाली जरीवाला मौत के मामले में अब तक 14 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शेफाली मौत मामले में 7 CCTV फुटेज भी जब्त किए। शेफाली के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। 5 डॉक्टरों की टीम ने शेफाली का पोस्टमार्टम किया। कल शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल सकती है। शेफाली जो दवाएं लेती थी उनकी भी जांच की जा रही है और शुरुआती जांच में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट पाई गई है। मुंबई की खूबसूरत अदाकारा अब इस दुनिया में नहीं है।
अंबोली थाने की पुलिस की 4 टीमें मौत के कारणों की जांच में जुटी हैं। अब तक जांच में पता चला है कि घटना के दिन शैफाली के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। उन्होंने व्रत रखा था। व्रत के बाद फ्रिज में रखा एक दिन पुराना फ्राइड राइस खा लिया था, जिसके बाद उनकी बीपी लो हो गया था। परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को शैफाली के घर की जांच में कई भी दवाइयां मिली हैं, जिनका इस्तेमाल खूबसूरत रहने के लिए किया जाता है। पता चला है कि 8 साल पहले शैफाली ने एक डॉक्टर की सलाह के बाद ये दवाएं लेनी शुरू की थी। कई और डॉक्टर्स के भी संपर्क में थी। अपनी त्वचा के निखार के लिए, त्वचा की खूबसूरती के लिए ये तमाम दवाइयाँ ली जाती हैं, लेकिन ये डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं ली जाती, क्योंकि इससे गैस और गैस्ट्रिक की परेशानियाँ हो जाती हैं, चक्कर आने की परेशानी हो जाती है, लो बीपी की परेशानी हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या शैफाली जरीवाला ने प्रिकॉशंस लिया था, इसको लेकर अब जाँच मुंबई पुलिस कर रही है और इस जाँच में 2 टीमें अभी भी उनकी लगी हुई हैं। और कोलकाता गैंगरेप पर टीएमसी में 2 फाड़। बड़ी खबर आपको बता दें, महुआ मोइत्रा पर भड़के कल्याण बानर्जी ने महुआ को कहा महिला विरोधी। हनीमून से लौटते ही महुआ ने मुझ पर हमला किया। महुआ ने मुझे महिला विरोधी कहा। महुआ खुद महिला विरोधी हैं। मैं महिलाओं के लिए हमेशा बोलता हूं। Anti-woman, she has charged it. What she is? What is this? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady. She is saying, women of the country will decide it. Women of the country will decide that at the age of, after marriage of 35 years, if it is broken for another lady because of a charm, how they feel? She is saying, I mean, anti. She is the person who always against all women leader of our constituency. All women leaders. She will not allow to work anyone. और इससे पहले भी कल्याण बनर्जी ने वैसे लोगों को पार्टी से निकालने की वकालत की थी जो विकृत मानसिकता के। दरअसल कोलकाता रेप केस का आरोपी मनोजीत मिश्रा के टीएमसी से जुड़े होने के आरोप लगे थे। कल्याण बनर्जी ने एक जनसभा में विकृत मानसिकता वाले नेताओं को पार्टी से तुरंत बाहर निकालने की मांग की। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ऐसे नेताओं को गोली मारने और फांसी लटकाने की बात कही। वहीं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपनी पार्टी के बयान पर असहमति जताई। उन्होंने सवाल किया कि क्या वे अप्रत्यक्ष रूप से उन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो इन अपराधियों को बचा रहे हैं। जब तक सीधे तौर पर जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक केवल अकादमिक बयानों से कोई वास्तविक बदलाव नहीं आएगा। 2011 के बाद उभरे कुछ नेता खुद ऐसे अपराधों में सवालों के घेरे में हैं। इससे पहले टीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लॉ कॉलेज में हुई वारदात के बारे में सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा की तरफ से की गई टिप्पणी उनका निजी बयान था। पार्टी उनके बयानों से खुद को अलग करती है और इसकी कड़ी निंदा करती है। दरअसल कल्याण बनर्जी ने छात्रा गैंगरेप केस में दिए अपने बयान में कहा था कि कोई दोस्त ही अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो सरकार या पुलिस हर जगह सुरक्षा नहीं दे सकती। उनके इस बयान से काफी विवाद हुआ। और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश की कॉपी जलाई है। आजाद मैदान के पास राज्य सरकार का पुतला जलाया गया। शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उद्धव के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद थे। प्राइमरी स्कूल्स में हिंदी अनिवार्य करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का किया जा रहा है विरोध। यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। आजाद मैदान में सड़क के ऊपर हम साफ तौर पर देख सकते हैं जो पुतला है वो यहाँ पर जलाया जा रहा है और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हो गए हैं। इनका कहना है कि जो हिंदी भाषा की शक्ति है उसका इनको विरोध है। हिंदी भाषा को जो प्राथमिक स्कूलों में लागू किया जा रहा है उसका इनको विरोध है। और यहाँ पर साफ तौर पर उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पुतला जला रहे हैं। ये पुतला एक प्रतीक है इस बात का कि इनका प्राथमिक जो विद्यालयों में ये जो हिंदी भाषा लागू की जा रही है उसको लेकर विरोध है। जो प्रतियां हैं वो जलाई जा रही हैं। जीआर की कॉपी जलाई जा रही है। जो आदेश की कॉपी है महाराष्ट्र सरकार की वो यहाँ पर जलाई जा रही है। और मुंबई
हमारे साहब की है, ये किसी के और की नहीं है, ऐसे नारे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं ये आक्रोशित हैं। अंदर उद्धव बाला साहब ठाकरे जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कर रहे हैं और बाहर ये पूरा हंगामा चल रहा है। हम साफ तौर पर देख सकते हैं इस हंगामे में जो निषेध किया जा रहा है वो हिंदी के सख्ती से लागू करने का निषेध किया जा रहा है। इनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषा को कम करना चाहती है, हिंदी भाषा को लागू करना चाहती है, जिसका इनको विरोध है। इनका कहना है कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं उसमें ये मराठी भाषा जो है उसको ही एक मजबूत करना चाहिए और मराठी भाषा के अलावा जो दूसरी भाषाएं हैं खासतौर पर हिंदी भाषा है उसका यहाँ पर विरोध होना चाहिए और इसी को लेकर ये पूरा यहाँ पर जो हंगामा है वो किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के प्राथमिक स्कूलों में हिंदी पढ़ाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है और इस मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर सियासत चरम पर है। उद्धव ठाकरे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने का विरोध करेंगे। ते जर का लादणार असतील तर आम्ही आमच्या वतीने हा विषय संपवलेला आहे। आम्ही GR ची होळी केलेली आहे, त्याच्यामुळे आता तो GR आहे असं मानण्याचं कारण नाही। कारण एखादी गोष्ट जसं मी वारंवार सांगितले की हिंदीला विरोध नसला तरी हिंदीची सक्ती आम्ही लादू देणार नाही। पण उद्या 5 जुलैला मोर्चाची 5 जुलैला पण आज त्याच्याबद्दल कौतुक आहे आणि मोर्चा कशासाठी काढावा लागतो आहे हे त्यांच्या लक्षात आलेलं नाहीये। मराठीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये मराठीवरती हा जो काही अत्याचार होतोय। अजित पवार की बात पर ये कहूंगा कि सब गुलाम नहीं हुए हैं। इस सरकार में किसी को तो बोलने की ताकत है, ये अच्छी बात है। सरेआम दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं, यानी निर्णय लेने वाले स्वयं उद्धव ठाकरे अब खुद के निर्णय के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। किसको मूर्ख बना रहे हो आप? हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में सियासत जारी है। आज शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने मलाड में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शिवाजी महाराज की जय। शिवसेना यूबीटी का हिंदी भाषा को लेकर विरोध जारी है। तस्वीरें मालाड की है, जहां उद्धव गुट के शिवसेना नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश की प्रतियां फाड़ी जिसमें सरकारी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव है। शिवसेना यूबीटी के मुताबिक बीड, जालना, परभणी, नासिक, ठाणे में भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया। मालाड पश्चिम लिबर्टी गार्डन के पास वीर सावरकर चौक पर शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने सरकार के निर्णय की प्रतियां भी जलाईं और मराठी मानुस की ताकत दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंदी भाषा को बच्चों पर थोपा जा रहा है। इस मौके पर शिवसेना यूबीटी के संतोष राणे विभाग प्रमुख अशोक पटेल समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पोस्टर भी लहराए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी विरोध में साथ आ गए हैं। ठाकरे बंधुओं ने आंदोलन का ऐलान किया है। राज ठाकरे ने 5 जुलाई को गिरगांव चौपाटी से त्रिभाषा फॉर्मूले के विरोध में मार्च का ऐलान किया है। और आज मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल पर बोले पीएम मोदी, आपातकाल को भुलाया नहीं जा सकता। कल्पना कीजिए आपातकाल का वो दौर कैसा रहा होगा। आपातकाल थोपने वालों को जनता ने नकारा। आपातकाल संविधान की हत्या थी, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मोरारजी देसाई और जगजीवन राम की आवाजें आज पीएम मोदी ने मन की बात में सुनाई। देश को बताया कि इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या की गई थी, लेकिन चुनाव में जनता ने इमरजेंसी लगाने वालों को जनता ने हराया था। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। और पीएम मोदी ने आज देश को आंखों की बीमारी ट्रैकोमा से मुक्त होने की घोषणा की। पीएम मोदी ने इस अभियान से जुड़े लोगों की सराहना की। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है
कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। अब भारत ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये सफलता हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। स्वच्छ भारत अभियान से भी इसे मिटाने में बड़ी मदद मिली। जल जीवन मिशन का भी इस सफलता में बड़ा योगदान रहा। आज जब घर घर नल से साफ पानी पहुंच रहा है तो ऐसी बीमारियों का खतरा कम हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस बात की सराहना की है कि भारत ने बीमारी से निपटने के साथ साथ उसके मूल कारणों को भी दूर किया है। और पटना में नए वक्फ कानून का विरोध एक बार फिर से हो रहा है। वक्फ बचाओ सम्मेलन में बोले तेजस्वी यादव, हिम्मत है तो वक्फ को छू कर दिखाओ। आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ाई लड़ी, ये कहा है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने। से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार में व्यापार, कारोबार आपातकाल की स्थिति में चला गया है और इस सरकार में सिर्फ बिचौलिए मुनाफा कमा रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापार, कारोबार आर्थिक, सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। ये नए तरह की इमरजेंसी है व्यापारियों के ऊपर। ये ऐसा समय गुजर रहा है कि जहां पर आर्थिक, सामाजिक आपातकाल लग रहा है। एक साल में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे अर्थव्यवस्था की, MSME, वो 35,000 बंद हो गई हैं। और ये सरकार लगातार बिचौलियों का प्रॉफिट कैसे बढ़े, बिचौलियों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके फैसले ले रही है। कुछ भाजपाई मुनाफाखोरों की वजह से सारे व्यापारियों की सामाजिक छवि खराब हो रही है। भाजपा की विशेष चंदा पॉलिसी की वजह से सब जगह नजराना वसूला जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने प्रधान PM आवास को लेकर बयान दिया। उन्होंने क्या कहा और बीजेपी ने इसका क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में झुग्गियां तोड़ने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया। AAP के सभी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला। AAP नेता गोपाल राय ने कहा, अगर गरीबों की झुग्गियों को तोड़ा तो प्रधानमंत्री के घर से उनको भी बाहर कर देंगे। प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेंगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गोपाल राय के बयान पर नक्सली मानसिकता करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये अराजकवादी लोग हैं। आज जो भाषा अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके आवास के बारे में बोली है, ये सीधा सीधा दिखाता है कि इनके अंदर का नक्सलवाद अभी भी उबाले मारता है और सभ्य समाज में ऐसे नक्सलियों की कोई जरूरत नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल की हताशा हम समझ सकते हैं।
और दिल्ली में झुग्गी को लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी की वो सच साबित हुई है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि गरीबों को उजाड़ा जाएगा, उनकी झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, वही हो रहा है। एक आपने आंदोलन की बात की, यहाँ से शुरू करेंगे। निश्चित रूप से 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनको जिस तरीके से उजाड़ा जा रहा है, केजरीवाल साहब ने आज उनका आह्वान किया है। जिस दिन वो लोग सड़कों पर आ गए, किसी की हैसियत नहीं उनकी झुग्गी तोड़ देंगे। कहा गया कि अगर झुग्गियां टूटी तो प्रधानमंत्री को भी उनके कार्यालय घर से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, उनको जनता बाहर कर देगी। उनको जनता, भाई लोकतंत्र में जनता आगे है ना, तो जनता उनको बाहर कर देगी। आज दिल्ली में एक संदेश भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है कि दिल्ली के अंदर 40-50 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। आज एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी तो 40 लाख लोग जिस दिन सड़कों पे उतर जाएंगे, भाजपा की दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले। अगर गरीब आदमी ने ठान लिया कि मेरा तो घर उजड़ गया है, तो प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारना गरीब आदमी जानता है। और तेलंगाना के निजामाबाद में आज गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों की सालों पुरानी मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया है। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए, इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, ये पूरी चैनल ये अपना हल्दी बोर्ड प्रस्तापित करेगा। और गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार का कहर। स्कॉर्पियो सवार ने 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी। 2 लोगों पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी। एक युवक स्कॉर्पियो के बम्पर में फंस गया। ये देखिए तस्वीरें, हैरान करने वाली ये तस्वीरें, जिससे साफ है कि किस तरीके से स्कॉर्पियो का कहर कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। गुरुग्राम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। स्कॉर्पियो सवार ने 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इलाके में लगे सीसीटीवी के जरिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। 2 लोगों पर स्कॉर्पियो को चढ़ा दिया। एक युवक बम्पर में फंस गया। और एमपी में 90 डिग्री वाले पुल पर सीएम मोहन यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही 7 लोगों को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में तकनीकी खामियां पाई हैं। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 मुख्य अभियंता सहित 7 अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय जांच का भरोसा दिया है। दरअसल ऐशबाग स्टेडियम के पास बना रेलवे ओवरब्रिज के डिजाइन पर स्थानीय निवासियों ने सवाल खड़े किए थे। संभावित खतरों पर चिंता जताते हुए लोगों ने कहा था कि वाहनों को इसके असामान्य 90 डिग्री मोड़ से गुजरना मुश्किल होगा। ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री यादव ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस परियोजना में आरओबी की खराब डिजाइन को लेकर निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट्स को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। तकरीबन 18 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आरओबी का उद्देश्य महामाई का बाग, पुष्पा नगर और स्टेशन क्षेत्र से नए भोपाल तक वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना है।
और अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा बल काफी अलर्ट हैं। सीमा पर भारतीय सेना के जवान नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरएसपुरा सेक्टर में। हम मौजूद हैं देश की आन बान और शान बीएसएफ के जवानों के साथ, और आज हम बने हैं बीएसएफ के जवानों के साथ नाइट पेट्रोलिंग का हिस्सा। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान यहां पर लगातार नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अत्या आधुनिक हथियार, अत्या आधुनिक उपकरणों से जवान लैस है। सामने वाला इलाका पाकिस्तान का सियालकोट इलाका आता है। ये वही इलाका है जहां पर भारतीय बीएसएफ की तरफ से जो कई स्ट्राइक्स है वो की गई, जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। ये वही जवान हैं जो लगातार हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी। और ऐसे में बीएसएफ के जवान किस तरीके से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में अलर्ट हैं, ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी टनल ऑपरेशन की शुरुआत की है। देखते हैं अंकित भट्ट की एक और रिपोर्ट। हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाके में, और यहाँ पर एंटी टनल ऑपरेशंस किस तरीके से यहाँ पर बीएसएफ के महिला कमांडोज और जवान यहाँ पर कर रहे हैं, ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये बीएसएफ के वो जाबाज कमांडोज हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को धूल चटाई थी। लेकिन अब क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा भी शुरू होने वाली है, और ऐसे में एंटी टनल ऑपरेशंस किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में चलाए जा रहे हैं, ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। अक्सर कई बार देखा गया है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना की मदद से, पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से आतंकी टनल के जरिए घुसपैठ की प्रयास करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो जाएगी। 3 तारीख को यात्रा का पहला जत्था अमरनाथ यात्रा केव में पहुंचेगा। 2 तारीख को जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 2 तारीख को जम्मू से पहला जत्था जो है वो रवाना किया जाएगा। और बीएसएफ के जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। रात में कैसे हमारे जवान दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं, आइए देखते हैं अंकित भट्ट की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में। रात का समय है, बिल्कुल ही फॉरवर्ड पोस्ट पे हम बीएसएफ की मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए सामने वाला, अगर आप इलाका देख सके तो ये पाकिस्तान का सियालकोट इलाका है, और यहाँ पे पाकिस्तान की पोस्ट कुछ ही मीटर पर है। 20 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है। हालांकि लाइट पूरी तरीके से बंद है, लेकिन एक लाइट आपको साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पूरा जो इलाका है ये पाकिस्तान का आता है, और यहाँ पे एक हल्की सी लाइट जो है वो यहाँ पर दिख रही है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरीके से डरा हुआ है। ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां करती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान डरा हुआ है। यहाँ पर बीएसएफ के जवान बिल्कुल ही फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं और बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं ओडिशा के मयूरभंज की तस्वीरें। यहाँ भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये ओडिशा के मयूरभंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद देखिए सड़कों पर किस तरह से पानी जमा हो गया है। जल जमाव की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के गोदाम चावल से भरे हुए हैं। सरकार ने चावल के लिए जो लक्ष्य रखा है उसमें कहीं अधिक उन्नति किस तरीके से हो रही है। चावल गोदाम में रखे हुए हैं और इसे देखते हुए सरकार ने अब अतिरिक्त चावल एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए देने का भी फैसला किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अनाज के मामले में देश की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया है। सरकारी गोदाम चावल से भरे हुए हैं। नई फसल कटने के बाद सरकारी गोदामों में चावल का नया स्टॉक आ जाएगा। ऐसे में सरकार ने अतिरिक्त चावल को बायोफ्यूल इथेनॉल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल के लिए सप्लाई करने का ऐलान किया है।
FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 5.2 मिलियन मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया है। पिछले साल FCI ने 3000 टन से भी कम चावल एथेनॉल के लिए दिया था। FCI हर साल देश में पैदा होने वाले कुल चावल का आधा खरीदता है। 1 जून को FCI के गोदाम में 59.5 मिलियन मीट्रिक टन चावल का भंडार था। ये 1 जुलाई को सरकार के 13.5 मिलियन टन के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। 2025 में भारत का चावल निर्यात 25% यानी रिकॉर्ड 22.5 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो थाईलैंड, वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों के लिए बड़ा झटका होगा। FAO के मुताबिक भारत में इस साल 146.1 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ है, जो चावल की घरेलू मांग 120.7 मिलियन टन से कहीं ज्यादा है। एथेनॉल बनाने के लिए चावल दिए जाने से गन्ना और मक्का पर दबाव कम होगा, जिनका इस्तेमाल भी एथेनॉल बनाने में होता है।